अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त के बाद गुमगू का शिकार नजर आती है। क्या है वो किस बयानिए पर चले और किससे इज्तनाब करे? तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में भी नहीं कि वो हुकूमत के खिलाफ सियासी कैंपेन, सियासी मुहिम का आगाज करे। यहाँ तक कि हरीपुर यानी पीटीआई अपनी होम ग्राउंड में अपसेट का शिकार हुई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का केपी में एहतजाज करना भी बज़ाहिर मुश्किल होगा। और सबसे बढ़कर पार्टी इस वक्त कोई भी कदम बढ़ाने से हिचकिचा रही है या फिर वो अपनी समत का तयन ही नहीं कर पा रही। और जाहिर है जो जारहाना रवैया पार्टी ने अपनाए रखा, इस वजह से तहरीक इंसाफ को सियासी और इंतखाबी दोनों मैदानों में मायूसी का सामना करना पड़ा। और इसी जारहाना रवैये की वजह से पार्टी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। यहाँ तक कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला केपी बनने के बाद भी उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। हत्ता कि रात भर अडयाला जेल के बाहर धरना देने के बाद वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर से मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से वापस रवाना हुए, जबकि बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने देने पर अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अदालत के 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर ज़िम्मेदारान को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए। अब पीटीआई बानी पीटीआई की सेहत को लेकर बहुत से दावे भी कर रही है और हुकूमत इन दावों को मुस्तरद कर रही है। यहाँ तक कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक कयासा राइयों को गलत करार दे रहे हैं। अब पार्टी के बहुत से रहनुमा बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर की राय कदरे मुख्तलिफ है। अब एक ही मामले पर दो मुतजाद आरा ये सवाल उठाती हैं कि क्या जानबूझकर बानी पीटीआई की सेहत की खराबी का बहाना बनाया गया हुआ है ताकि हुकूमत पर दबाव और फिर बानी पीटीआई से मिलने का रास्ता तलाश किया जा सके, क्योंकि पार्टी में इस वक्त एक दूसरे पर अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम है और हर कोई बानी पीटीआई के हुक्म का मुंतज़िर है। और तहरीक इंसाफ तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे चुकी है, लेकिन असल सवाल अपनी जगह मौजूद है कि तहरीक चलेगी कैसे। हालांकि JUIF 27वीं आईनी तरमीम के बाद फिर से पीटीआई के लिए नरम गोशा इख्तियार किए हुए है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ भी JUIF को साथ मिलाकर हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाने की कोशिशों में है, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये कोशिश हकीकत का रूप भी धार सकेगी। दूसरी जानिब हुकूमत है जो ज़िमनी इलेक्शंस को रेफरेंडम करार दे रही है और ये तासुर देना चाहती है कि अवाम उसकी पॉलिसी से खुश हैं, लेकिन हुकूमत के सामने भी पहाड़ जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। IMF जिस तरह से हुकूमत की माशी और माली पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहा है और जिस तरह महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, उसको देख कर ऐसा लगता है कि हुकूमत का माशी तरक्की की मज़ीद सीढ़ियों पर कदम रखना अभी बाकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, सबसे पहले तो बानी पीटीआई की सेहत को लेके मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। हमने एक तरफ तो ये यहाँ तक कहते हुए और फिर बात करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर भी खबरें फ्लोट होते हुए देखा कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई की जान को ख़तरात लाहक हैं और वो आप समझ रहे हैं कि बानी पीटीआई की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू सुनी गई। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब इन तमाम तर खबरों की तरदीद कर रहे हैं, तो उनकी सेहत को लेके इस वक्त पार्टी में क्या बेचैनी है सर? थैंक यू। आपके इब्तदाइये से तो ऐसे लगा जैसे ख्वाजा आसिफ साहब बयान फरमा रहे हैं, लेकिन एनीवेज गुजारिश ये है कि उनसे, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा मुलाकात नहीं होने दी गई है, फैमिली भी नहीं मिली है, लीगल टीम भी नहीं मिली। अच्छा फैसला वैसे इब्तदाइये में जो इख्तलाफ है वो भी रख दीजिएगा सर, सामने रख दीजिए क्लैरिफिकेशन, ताकि आपकी जो राय है उस पर वो भी सामने आ जाए। बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, तो अगर मैं जवाब दे दूँ तो मेहरबानी होगी सर। आपने जो इब्तदाइया दिया उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो मेरी अपनी इतला के मुताबिक वो ठीक हैं। कल BBC उर्दू में भी फैमिली की तरफ से भी ये कोट आया है और अली अमीन की तरफ से भी कोट आया है, लेकिन हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फैमिली को एक्सेस दी जाए, उनकी लीगल टीम को एक्सेस दी जाए, ताकि जो उनकी अगर शिकायतें हैं तो उनको भी एड्रेस किया जा सके। ये अदालती हुक्म के बावजूद आइन में गुंजाइश और कानून के मुताबिक मुलाकातों पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये पाबंदी गैर आइनी है, गैर कानूनी है और अदालत भी इस मसले में कासर नजर आती है कि वो अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा नहीं सकती या करवाना नहीं चाहती। तो ये दोनों जो हैं ये खदशात हैं। सर, जब गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर केपी के थे तो उस वक्त हमने देखा कि उनकी मुलाकात हो जाती थी।
अब जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये चार्ज अज्यूम किया है तो मुलाकात वजीर आला बनने के बाद से हो ही नहीं पा रही है। अब ये क्या वजह आपको नजर आती है? क्या गंडापुर साहब वाज नहीं, बिट नहीं, तो अलाइंड विद द मुलाकात नहीं हो स्टेट पॉलिसी और सुहेल अफरीदी साहब नहीं है, ये वजह है सर? नहीं, और ये तो सोहेल अफरीदी की टाइमिंग इस तरह से थी, और सोहेल अफरीदी ने कल ये साबित किया कि उसमें पोटेंशियल है धरना देने का या एहतजाज करने का। अली मीन की भी 8 महीने मुलाकात नहीं हो सकी। आप जब उनकी जो लास्ट मुलाकात हुई उससे पहले 8 महीने वो कोशिश करते रहे, 6 महीने उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। और बात यही है कि जो मुक्तदर हैं, जो फैसला साज हैं, वो जो हैं वो चाहते हैं कि लोग उनकी बातों पे जो है हम मिनवान अमल दरामद करें, वरना इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शंस के पीछे एक खौफ है, एक इमरान खान साहब की ज़ात से जुड़ा हुआ एक घबराहट है जो हुकूमत की नज़र आती है। वो समझते हैं कि 26 नवंबर को अगर वो एहतजाज हो जाता तो उससे उनको खतरा था, और वो एहतजाज से डरते हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि इस हुकूमत की जड़ें नहीं हैं आवाम में। और ये जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, फॉर्म 47 का इलेक्शन है, हरिपुर के इलेक्शन के रिजल्ट बदले गए हैं, और इलेक्शन जो है पीटीआई ग्राउंड पे जीती है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ और लाहौर में और दूसरी जगह पे तो खैर कैंपेन भी नहीं करने दी गई, वेयर एज नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उसको हरिपुर में मुकम्मल एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी गई, उसने जलसे भी किए, उन्होंने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। क्योंकि जो पीटीआई है वो जमहूरियत पे यकीन रखती है, और फिस्ताहियत या इस किस्म के हथकंडों पे कभी भी उनका ट्रस्ट नहीं, हमारा जो है तो वो फैसल ट्रस्ट अभी अभी नहीं रहा। स्ट्रैटेजी क्या है पीटीआई की? एहतजाज से रास्ता निकलेगा या फिर जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी को मुज़ाकरात से रास्ता निकलेगा? कल अताउल्लाह तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस याद कराया कि बतौर अपोजिशन लीडर भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने की थी। अभी वो मुज़ाकरात की बात या इंडिया तो देते हैं, तो फिर रास्ता पीटीआई ने कौन सा चूज करना है सर? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तो बातचीत नहीं मुमकिन इस वक्त, और ना ही उसका माहौल है। अगर हुकूमत संजीदा है तो वो जो कोट लखपत में हमारे कैदी हैं, हमारे कारकुनान हैं, उनके टीओआरस पे बात करे। चले अगर अडयाला पे वो घबराते हैं तो इमरान खान साहब ने भी पहले यही अंदिया दिया था कि पहले वर्कर्स और उनके जो मुक़य्यद लोग हैं, हुकूमत को उस पर आना पड़ेगा। अगर हुकूमत की एक से समझती है कि हम उनको साइड पर रख के और चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इनके एजेंडे पे बात करेंगे तो ये मुश्किल होगा। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है ना कि ये फैसले तो अदालतों में होंगे, मतलब ये फिर वो तासुर देते हैं कि आपको एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए, एनआरओ मांगने की बात नहीं, हम आइन और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जब जो सीआरपीसी में ये तो पाकिस्तान का कानून है कि जब जब अगर आपकी 10 साल सजा है, 1/3 तो आपने वैसे ही पूरी कर ली है, तो बेल जो है एज ए राइट मिलती है। यहाँ पे तो 5-5 साल की अपीलें नहीं लग रही, जो कि बिकॉज जैसे ही वो लगी 5 साल की सजा मुअत्तल करना जो है वो इमिनेंट होता है, और वो एज ए राइट सस्पेंड हो जाती है। तो यहाँ पे अदालतों के हाथ से भी इख्तियार ले लिया गया, और हुकूमत जो है वो जाहिर है वो पीटीआई को कोई ट्रॉफी खाते वाला बच्चा तो ना समझे। हमें भी पता है कि ये हुकूमत नहीं कर रही, जो कर रहे हैं उसके उनके आगे हुकूमत की भी नहीं शायद चलती। लेकिन हुकूमत को अगर संजीदा बात करनी है तो फिर पहले आपको कुछ ना कुछ सीबीएम्स तो करने पड़ेंगे। असल में तो फिर जो सीबीएम्स के कर रहे हैं बगैर फैसल कैसे साहब, हम आगे आपको उनको बढ़ेंगे? कन्विंस करना पड़ेगा, और उनको कन्विंस तो जाहिर है वो स्टेट की पॉलिसी पे अमल करके ही किया जा सकता है, उसके बगैर कोई रास्ता है सर? स्टेट पॉलिसी क्या है? स्टेट क्या होती है? जाहिर है अगर वो चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन होना चाहिए मैं आपको दहशतगर्दों के बताता हूँ, अगेंस्ट, यानी बेशक कोई आपको काइनेटिक स्टेट डोमेन में होना चाहिए, तो पीटीआई रादर देन अपोजिंग इट तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, अपोजिंग नहीं, हम उससे खिलाफ करने का बिल्कुल हक रखते हैं, और आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लिख लीजिएगा, उसको पढ़ भी लीजिएगा। और स्टेट की डेफिनेशन मरकजी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत होती है, और लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी वो अथॉरिटी जो कि टैक्स लगा सके। तो ये 3 हुकूमतों पे मबनी रियासत होती है, बाकी रियासती इदारे होते हैं। जी। अब रियासती इदारे जो हैं रियासत को पॉलिसी डिक्टेट नहीं करा सकते। रियासती इदारों का काम है कि स्टेट की पॉलिसी के ऊपर काम करना, और हमारा ये पूरा हक है कि जिस पॉलिसी से हमारा नुकसान होता है, हमारे लोग सफ़र करते हैं, या हमारे अमन का मसला होता है, तो हम उस पे इख्तिलाफ राय रखने का बिल्कुल हक रखते हैं, और इस हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मज़ामत से रास्ता निकलेगा सर? फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मज़ामत होगी? होगी, और मुज़ाकरात भी होंगे, और सियासत भी होगी।
ये तो सारे मामलात करने पड़ेंगे। और हमारे उसमें पास ऑप्शन नहीं छोड़ा है। जी जब आप अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, जी जब आप जो है कोई काम आप हमें जो है सियासत करने की भी इजाजत नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, हमारे लीडर से मुलाकातें जो कि कानूनन हक है हमारा, और हमारे वज़ीर-ए-आला को नहीं मिलने देंगे, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बची रह जाती है? जब हमने आइन और कानून के मुताबिक, सियासी अखलाकियात के मुताबिक तमाम रास्ते जो हैं वो इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी जो है वो नहीं कोई मामला किया जा रहा, तो फिर हमारे पास और ऑप्शन क्या है ठीक एहतजाज के अलावा? ठीक। लास्टली फैसल साहब, अभी 27th अमेंडमेंट के अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं, वो भी एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं, तो क्या कोई अलायंस पहले जो नहीं हो सका, आप समझते हैं कि अब अलायंस नागुजीर है और क्या पीटीआई उस तरफ बढ़ेगी? नहीं, अलायंस तो होना चाहिए और मुलाकातें होनी चाहिए। उन मुलाकातों के बगैर तो सियासत मुमकिन नहीं है। सियासी तौर पे अपोजिशन को इकट्ठा करना चाहिए और मिलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आता है। वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा केलदास कोस्तानी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम केलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दे रही सर? बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि केपीके के जो वजीर आला है, जिन्होंने धरना दिया अदियाला के बाहर, मैं समझता हूँ उसको अपनी जाकर सूबे में आईनी जिम्मेवारी अदा करनी चाहिए जिसका उसने हलफ लिया है, ना कि एक मुजरम से, एक कैदी से, एक सजा याफ्ता नायल शख्स जो जेल में बैठकर इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोस्तानी साहब देखिए, कैदियों की भी तो कोई हुकूक है ना सर। और जाहिर है, एक तो वो साबिक वजीर आजम है, और फिर जो एहतजाज कर रहा है या धरना दे के बैठा है वो भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, एक प्रोविंस का, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि वजीर आला हो सूबे का और वो किसी मुजरिम से मिलना चाहता है, वो लाजमी कानून उसकी इजाजत देता है, ये तो नहीं है सर ना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जब अगर जेल में थे तो बड़ी बड़ी फौज जफर मौज उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचती थी, सारी मीटिंग्स, सियासी मीटिंग्स वहां पे होती थी सर। देखें, नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे, मगर एक वक्त ये भी आया कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई, और नवाज शरीफ साहब के साथ जो बानी पीटीआई ने किया, या उस वक्त ये फरौनियत जो कायम थी, आपको याद होगा कि वो उसकी अहलिया बीमार थी और वो जेल में थे, उनसे 1 मिनट बात करना चाहते थे, जेल सुपरिटेंडेंट ने नहीं करने दी थी। तो सर ये फिर मगर वो स्कोर उसका सेटल मकसद करने में की ये कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल, ये मुकाफात अमल जरूर है, मगर इसमें हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। मगर मैं ये आपको कह रहा हूं कि वजीर आला केपीके या उनकी बहनें या उनकी जमात जेल के बाहर हर हफ्ते तमाशा लगाती है, या वो आके धरना देना और जो है आम जो सड़कों पे रास्ते बंद करके आम लोगों की जिंदगी को मुतासर करना, ये कोई तरीकेकार नहीं वैसे है। एक इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं सर, कोट लखपत जेल के बाहर नून लीग ने कैंप लगाए रखा था जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, तो मैं उसका जाती तौर पे मैं उसका विटनेस हूं। देखें, मुस्लिम लीग नून ने कभी भी कानून हाथ में नहीं लिया है। कितने हमारे खिलाफ फैसले आए, कितने हमारे लीडरशिप को सजाएं दी गई, झूठे केसेस बनाए गए, वो जेलों में भी रहे। कभी हमने मुल्क के खिलाफ कभी फसाद इंतशार नहीं फैलाया। जिस मुलाकात से इंतशार पैदा हो, फसाद पैदा हो, तो ऐसी मुलाकात से क्या जरूरी है? और वो भी एक सूबे का वजीर आला जो नहीं, लेकिन कहता हो है सकता है कि उस मैं मुलाकात से ये सब फिजल आउट हो जाए, किसी को धरना देने की जरूरत ही ना हो सर। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बानी पीटीआई को उनकी सेहत को लेकर खासी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, उनकी फैमिली के अंदर भी और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में भी। मैं एक बात आपके वाजे करूं कि बानी पीटीआई को जेल मैनुअल तहत उससे सलूक किया जा रहा है, सलूक उससे उसी तहत हो रहा है जो जेल मैनुअल कहता है, और कोई उसकी सेहत को खतरा नहीं है, वो सेहतयाब है, उसकी सेहत ठीक है। हम सियासी उसके मुखालिफ जरूर हैं, मगर मैं समझता हूँ ये उसके हवाले से ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये खुद पार्टी उनकी कर रही है, और ये वो अकाउंट से हो रही है जहां से इंडिया और अफगानिस्तान से अकाउंट चलते हैं, और इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया जो है ना, उसको
ये इस तरह की खबरें फैला रही है, इस तरह के झूठ फैला रही है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं समझता हूँ इनको दुश्मनों के हाथों नहीं खेलना चाहिए। ऐसी बातें अपने ही बानी पीटीआई अपने ही लीडर के लिए इस तरह की बातें करना, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझता कि किसी के साथ जो ये हमारा दुश्मन मीडिया बता रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान बिल्कुल सेहतयाब है, उसकी सेहत ठीक है, जेल सुप्रिटेंडेंट भी बता चुके हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि उसके उनको इंडियन मीडिया को प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है या भारत के अंदर इस पे बातें हो रही हैं। अगर एक मुलाकात हो जाए छोटी सी, ये तमाम तर शुकूक व शुबात दम तोड़ जाएंगे। उस पर हुकूमत को बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए ना। देखिए, मैं ये समझता हूं, जो शख्स इस मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ जो कुछ उसके कहने पे, उसकी मुलाकात के बाद उनकी बहनें आकर बात बताती है, या जो एक्स पे या आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, तो ये कोई मैं समझता हूँ मोहब्बतन पाकिस्तानी उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तो इस वक्त वीआईपी कैदी हैं पाकिस्तान में, जो बानी पीटीआई है, वीआईपी कैदी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। फिर इस किस्म की बेबुनियाद खबरें, इल्जामात, झूठ फैलाना, मैं समझता हूँ ये मुल्क को बदनाम करने के अलावा और कोई इनका 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 एजेंडा नहीं है। इनको चाहिए कि अपनी जाके वजीर आला का मनसब संभाले, वहां पे जाके जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, वहां पे जो लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करें, ना कि 18 कोसारी साहब, ये फिर जो राना बाहर सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी या किसी जगह पर पीटीआई को मेज पे बिठाने की बात होती है, तो फिर ये सिर्फ टॉल क्लेम्स है हुकूमत के? इज इट जस्ट एन आई वॉश? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ऑफर दी है, 2 मरतबा दी है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक हर इजलास में उनको कहते हैं, स्पीकर साहब जो हैं वो कस्टोडियन है हाउस के, उसका हाउस मौजूद है, मगर वो बातचीत नहीं करना चाहते। वो बातचीत जो है, अगर पीटीआई अगर सियासत पे यकीन रखते, सियासी रास्ता जो जिस पे चलते, तो मैं समझता हूँ ये दिन इनको नहीं देखने पड़ते। लेकिन वो बातचीत और के लिए तो अगर तब आएंगे ना सर, या तैयार होंगे जब कोई सीबीएम्स होंगे, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। और हुकूमत जाहिर है बड़ी है, हुकूमत को करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। हुकूमत आज भी तैयार है। स्पीकर के हाउस में वजीर आजम साहब ने दावत दी है, हम उन पे कायम है। सियासी डायलॉग करने के लिए हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। मगर जो ये बात ब्लैकमेलिंग के तहत करते हैं कि हम जेल के बाहर धरना देकर मुलाकात करेंगे, कोई फसाद करेंगे, कोई 26 नवंबर करेंगे, खुद मरेंगे, दूसरों को मारेंगे, पुलिस वालों को शहीद करेंगे, तो ये इजाजत इनको नहीं दी जाएगी। इनको कोई धरना, इंतशार या फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बानी पीटीआई का जो तर्ज अमल सियासत है, वो तो पहले उन्होंने 9 मई करवाया, फिर 26 नवंबर करवाया, तो ऐसी सियासत की इजाजत नहीं मिलेगी जिससे आम आदमी, पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान के शहरियों को हो। खुद इनके वर्कर जिस तरह 26 नवंबर में इन्होंने पुलिस पे हमला किया, फिर उसके नतीजे में कुछ लोग इनके जो है जान बाक हुए, तो कोई भी पाकिस्तानी अगर किसी भी इस तरह वो पुलिस में हो या सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो ये फसाद करना चाहते हैं, ये एक दफा फिर साजिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक बड़ा फसाद हो, इंतशार हो। मगर मैं समझता हूँ ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास जो कार्ड थे वो सब खेल चुके हैं, अब कोई कार्ड इनके पास बचा नहीं है। अब इनके पास यही रास्ता है जो ये चलना चाहते हैं। अगर लास्टली कोसारी साहब, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई नहीं, लेकिन जो कोटलखपत जेल में कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और कारकुनान भी हैं, उनके हवाले से तो कोई TORs तय हो सकते हैं ना। हो सकता है यही एज ए CBM सर्व करे। देखें, ये सब कुछ कर रहे हैं, इनका एक ही मुतालबा है, बानी पीटीआई को रिहा करो। मुझे बताएं कि हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दे? कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकते। ये अदालतों से इनके खिलाफ फैसले हैं, अदालतों से ही इनको अपने केसेस लड़ने हो गए, अदालतों से रिलीफ मिलना है। पहले भी अगर सियासी क़यादत को मिला है तो उसी तरह मिला है। मगर मैं समझता हूँ वो रास्ता इख्तियार करे, कानून की पासदारी करे, कानून आइन का एहतराम करे, अदालतों का एहतराम करे, उनके फैसलों का एहतराम करे, अपना केस जरूर लड़ें। मगर जिस तरह ये चाहते हैं कि हम कोई प्रेशर डाल के एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मरकज के खिलाफ वफाक के आकर खड़ा हो जाता है अपने वसाइल लेकर। पिशावर हाईकोर्ट का भी फैसला मौजूद है, पहले भी इन्होंने किया है।
अब भी ये कहते हैं कि हम अपनी खुद भी मरेंगे और उनको जो है दूसरों को भी फिर नहीं छोड़ेंगे, तो ये हम उनको इजाजत नहीं देंगे। ये मैंडेट इसका नहीं है कि वजीर आला जाके एक मुजरिम की रिहाई के लिए ये मुतालबा करे, ब्लैकमेल करे, मुलाकात करे। उसका जो आइन में हलफ है वो अपना काम जाके उधर करे KPK में। बहुत शुक्रिया खेलदास कोस्तानी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमदाद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमदाद सुमरो साहब, एक तो रूमर्स जो भारतीय मीडिया तक भी पहुंच गई, हमसाया मुल्क के अंदर भी बात हो रही है, बानी PTI की सेहत को लेके यहाँ धरने हो रहे हैं। क्या ऐसा अमर माने है हुकूमत को, ऐसी क्या तशवीश लहा कि ये इनसिक्योरिटी है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही? सर देखिए, एक तो जाहिर जब अदालतों के अहकाम है तो मुलाकात कम अज कम ब्लड डोनेशन और फिर मुकला वो तो कानूनी हक होता है, जाहिर उससे इनकार किया। अब जो हुकूमत इस बात से मेरा ख्याल है परेशान है या जिस वजह से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, वो ये होता है कि मुलाकात के बाद एक ट्वीट आ जाता है जिसमें इन दिनों खास तौर पर आखिरी उनके इमरान खान साहब के ट्वीट आपने देखे होंगे, वो थे ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मामला है, उसमें वो एक अलग से लाइन लेकर जो है वो खड़े हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनको भी सवाल सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मेरा अंदाजा है कि आम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर तो स्टेटमेंट देना या फौजी कमान के खिलाफ बात करना, वो तो शायद जो है वो उसके ऊपर तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी हुकूमत को या इदारों को। लेकिन जब एक दहशतगर्दी का सामना हो मुल्क को और उसमें दहशतगर्दों की मजम्मत करने के बजाय उनके सामने लड़ने वाले या उनको उनके जाने को कुर्बानियां देने वालों को तो मशकूक करार देना, कुर्बानियों की तकलीफ ना। यानी दासुर साहब, आप ये कह रही है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना दी जाए, क़यादत हो या फिर वकला हो, एक्सेस ना दे, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये जो गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से जो मुलाकात नहीं उनकी होने दी जा रही, तो उससे सिलसिला है ट्वीट्स का उनका या गुफ्तगू का। जब ये अलीमा खानम साहबा या आजमा डॉक्टर हुमा साहबा जब मुलाकात करके आते थे तो वो उनका फोकस होता ही दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन से उनकी मुखाफत करना और फिर पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही होती थी उसका जिक्र किए बगैर पाकिस्तान अगर कोई जवाबी कार्रवाई कर रहा होता था या अफगानियों को इनखला है तो उसकी मुखालफत करना। नहीं, लेकिन फिर इसके बावजूद सर काउंसिल एक्सेस ना मिलना या फैमिली से मुलाकात नहीं, ये तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल, मैंने आगाज में ये कहा कि वो उनका हक है, उनकी मुलाकात होनी नहीं चाहिए, तो मैंने इस पर आवाज नहीं बात। लेकिन अब वो क्यों नहीं होने दी जा रही, इसमें अंदाजे लगा सकते क्योंकि ऑफिशियली तो कोई वजह नहीं आ रहा, तो उस पर तज्जिया ही किया जा सकता है कि क्या वजह हो सकती है। वैसे तो मुलाकात देखिए ना 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, स्टेटस को लेजिटिमेसी भी मिल गई, अब बानी PTI का क्या करना है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। ये बिल्कुल हमारा भी सवाल है कि क्या करना है। हम भी सवाल पूछते हैं कि किसी न किसी साइड में इस मामले को लगाना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, जिस तरह की चीजें हो रही हैं जाहिर उन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जिस तरह ये जो 9 मई के मुकदमात उसमें कई लोग मुलविस थे, कई लोग नहीं थे, लेकिन सजाएं हुई और जिनको सजाएं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो ये एक जाहिर अदालती अमल को या पूरा जो प्रोसेस है उसको मशकूक से बनाते हैं। सजाएं दी गई, लोग जाहिर हो गए, इलेक्शन हो गए, नए मुंतखब भी हो गए, लेकिन उमर भी आज भी आजाद कर गए। अहमद कसा साहब गिरफ्तार नहीं कर रहा, हमाद अजहर साहब, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब और KPK में बैठे ना, बड़ा आसान प्रोसेस होता है। आप उनको पंजाब की पुलिस जो है वो एक अदालती ऑर्डर लेकर चली जाए पंजाब की KPK के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास के लिए देखिए हमारे मफरूम लोग आपके पास सरकारी बस्ती में बैठे हुए हमारे हवाले करें। जैसे जावेद गिरफ्तार हो गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जो जाहिर है जो काउंटर प्रोडक्टिव है, जिनके लिए सजाएं तो हो गई, सजाओं के बाद लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, इसका मतलब है कि अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। या इवन हलीमा खानम साहबा का मामला था, वो उनके ऊपर मुकदमा ठीक है या गलत है, 10 बार उनके अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, वो रिजाना अडियाला अगर बैठी थी कोई गिरफ्तार नहीं करता था, अदालत का अरेस्ट वारंट था।
तो दोनों तरफ से जो चीजें चल रही है बेसिकली तो अदालतों का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत के अहकामात है, बावजूद इसके अदालत के अहकामात की जरूरत नहीं है बहनों से या काउंसिल से मुलाकात करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अदालतों के बार बार अहकामात और मुलाकात नहीं होने दी जाती। ये तो एक जाहिर एक तरह से इन हालात के अंदर ये जो हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, दावत देती है, राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा, तो फिर ये तो फिर आए वॉश है ना इसका, तो ये तो सिर्फ एक सियासी बयानात है, टॉल क्लेम्स हैं, इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इमदाद सुब्र साहब यही कह रहे हैं? नहीं, मैं समझा नहीं कि राना सनाउल्लाह ने क्या स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ना कि वो मुज़ाकरात की दावत दी ना तहरीक इंसाफ को। मैं कह रहा हूँ एक तरफ तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना सारा है, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात तो तब होते हैं जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। हाँ, वो दोनों तरफ से होते हैं। इसमें ये कोई इसमें जो मुज़ाकरात की तरफ अगर मामला नहीं गए तो यहाँ पर मैं जाहिर है पीछे और इमरान खान साहब की किसी बात आ रहूंगा, क्योंकि उसको पहली बार ऑफर अब किसी के मामला बहुत एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जैसे कि चले गए, और पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता, लेकिन जहां तक चले गए तो शायद पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे पहले इनको मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दी। आपको याद होगा 26 तरमीम के दौरान एंगेज किया गया, उसके साथ कमेटी हम बैठी हुई और वो प्रॉपर सारा जो ड्राफ्ट था उस पर उनकी कंसल्टेशन साहब के आखिरी वक्त में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो उनका पॉलिटिकल फैसला था जो उनका राइट है। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने को जब बजट की स्पीच की थी वज़ीर आज़म साहब ने, तो वो चल कर गए थे जोड़े अपना उनके पास गौर के पास, उनको कहा था कि है बैठे मुज़ाकरात करें। ये पीपल्स पार्टी लगातार खुद कोशिश करती रही है कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, लेकिन वो एक डिमांड करते रहे जिसकी वजह से मामला गड़बड़। वो मुज़ाकरात चाहते थे कि फौजी कमान के साथ हो, और इसलिए वो प्रेशराइज करने के लिए जो स्टेटमेंट देते रहे फौजी कमान के खिलाफ ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करते। लास्टली इमदाद सुब्र साहब, व्हाट ऑप्शंस पीटीआई इज लेफ्ट विद नाउ? क्या है, मुज़ाकरात हैं, मज़ामत है, दरमियानी राह क्या है? अब पीटीआई को क्या करना पड़ेगा? मज़ाहमत तो पीटीआई कर नहीं पाई, वो तसाजुम है। मज़ाहमत को और तसाजुम का फर्क नहीं समझ आया। मज़ाहमत करे, मज़ाहमत पॉलिटिक्स में अच्छी चीज होती है, लेकिन ये बगैर किसी सियासी हिकमत अमली के आगे बढ़ अपने सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ इसलिए आती थी वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ दे रहे, या वो अफगानिस्तान के साथ मुलाकात करने में नाकाम हो गए, मैं वज़ीर आला लेकर आऊंगा। अब वो वज़ीर आला जो है वो बैठे हुए सारा दिन अडयाला में, हिकमत अमली नहीं है, कंफ्यूजन है पीटीआई की तरफ। तो तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत हो, इन दोनों को किसी न किसी तरह बैठकर मसले की हल की तरफ जाना होगा। अगर जो आपको याद होगा ये तहरीक तौहीद पाकिस्तान की जो ACC हुई थी जिसका एलामिया था, उस एलामिया में इमरान खान साहब की जो रिहाई की डिमांड थी वो कोई 7वें नंबर पर ये तो समझाया गया था कि रिहाई को बाद में रखें, पहले मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, जिसका की जमहूरियत करे, सबके साथ मिलकर जिसका की जमहूरियत प्रूव करे। तो रास्ता यही है, सब मिल बैठे, मिल बैठ कर किसी तीसरा फरीक हो, जिस तरह मौलाना साहब है, जिस तरह अचदुल साहब है या दीगर सभा क़यादत है, उनके साथ बैठ कर जरा क्लियरेंस करें। दो कदम दोनों पीछे आते हैं। बिल्कुल ठीक है इमदाद सुब्र साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सीनियर साहब तजिया खान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में ज़मीन के लेन देन से मुतालिक हालिया मीडिया रिपोर्ट्स ने एक ऐसे बहरान की तहें खोल दी हैं जिसने रियल एस्टेट सेक्टर की साख और शहरियों के एतमाद को शदीद मुतासर किया है। बरसों तक मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स ने अपनी मार्केटिंग में ऐसी बनावटी चमक दिखाई कि आम शहरी बड़े बड़े ख्वाब देखते हुए इन मनसूबों में सरमायाकारी करने लगे। लेकिन अब हकीकत सामने आई तो मालूम हुआ कि ना सिर्फ प्लॉट्स असल ज़मीन से कई गुना ज़्यादा फ़रोख्त किए गए, बल्कि ऐसे बड़े बड़े मनसूबों की तशहीर भी की गई जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। अब बज़ाहिर ये मामला एक संगीन निज़ामी बिगाड़ की निशानदेही करता है, जहाँ नामुनासिब निगरानी मौजूद थी और ना ही अवामी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई यकीनी मैकेनिज़्म था। शहरियों की एक बड़ी तादाद अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लुटाकर आज भी मुंतज़िर है कि शायद कभी उन्हें कब्ज़ा और प्लॉट मिल जाए, लेकिन तरक्याती काम और ज़मीन की फराहमी का अमल अक्सर मनसूबों में महज कागज़ी हद तक महदूद नज़र आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स ने अपनी दस्तियाब ज़मीन या मंजूर शुदा लेआउट प्लान से तकरीबन 91,000 ज़ायद प्लॉट्स और फाइलें फ़रोख्त की।
मजीद हैरानकुन बात यह सामने आई कि तकरीबन 80,000 कनाल ऐसी ज़मीन की तशहीर की गई जो इन मनसूबों के मंजूर शुदा रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। अफसोसनाक बात यह है कि कई बरस गुजर जाने के बावजूद ऐसी स्कीम्स मतलूबा ज़मीन तक मुकम्मल खरीद नहीं पाई, और जबकि तरक्याती सरगर्मियाँ भी महदूद, गैर मरबूत और गैर शफाफ रहीं। ये सूरत हाल सिर्फ निजी हाउसिंग स्कीम्स तक महदूद नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी बेज़ाब्तगियों का सिलसिला वसी पैमाने पर जारी रहा। आमतौर पर इन सोसाइटीज़ को ज़्यादा महफूज समझा जाता है, लेकिन तहकीकात से पता चला है कि यहाँ भी तकरीबन 20,000 मेंबरशिप्स ऐसे अफराद को फ़रोख्त हुई हैं जिनके लिए ज़मीन दस्तयाब ही नहीं थी। ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि निज़ाम में मौजूद जो कमज़ोरी है वो निगरानी के बाइस फ्रॉड के मौके बढ़ाती है और आवाम सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब मजबूरी तौर पर ये तमाम हक़ाइक़ एक मजबूत और सख्त रेगुलेटरी निज़ाम की नागुज़ीर ज़रूरत की तरफ इशारा करते हैं। हाउसिंग स्कीम्स का शोबा इस वक्त तक महफूज नहीं हो सकता जब तक ज़मीन की वेरिफिकेशन, लेआउट प्लान्स की मंजूरी, तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग और मार्केटिंग की निगरानी के लिए वाज़े और सख्त कवानीन नाफिज ना किए जाएँ। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।